Hit refresh, the quest to rediscover Microsoft's soul and imagine a better future for everyone. Book by Greg Shaw, Jill Tracy Nichols, and Satya Nadella. Introduction. जब सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट में काम शुरू किया तो वह बहुत से इंडियन इंजीनियर में से एक थे। लेकिन कंपनी में कभी भी किसी इंडियन को वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए नहीं चुना गया था। लोगों का मानना था कि एक इंडियन कभी एग्जीक्यूटिव लेवल तक भी नहीं पहुंच पाएगा। 2000 की शुरुआत में ही नडेला ने यह गोल हासिल कर लिया। कई मशहूर प्रोडक्ट्स के लिए उनकी एग्जीक्यूटिव के तौर पर लीडरशिप बहुत ज़रूरी थी, जिनमें से सबसे ज़्यादा नोटेबल थे माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर और माइक्रोसॉफ्ट बिंग। नडेला की परफॉर्मेंस इतनी इम्प्रेसिव थी कि वह माइक्रोसॉफ्ट के तीसरे सीईओ बन गए। इस समरी में आप नडेला के सफ़र के बारे में जानेंगे। हैदराबाद का ये बच्चा जो क्रिकेट का दीवाना था, आज दुनिया की सबसे पावरफुल टेक कंपनियों में से एक को लीड कर रहा है। आप यह भी सीखेंगे कि किस तरह नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट को ट्रांसफॉर्म किया। उनके विजन और वैल्यूज ने इस कंपनी को ऐसा बना दिया है जिससे पूरी दुनिया की उम्मीदें जुड़ी हैं। नडेला यह भी बताते हैं कि उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। इस समरी में उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि ऐसे कौन से 3 सेक्टर हैं जिसके आसपास टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डेवलप होगी। आखिरकार इंडिया का एक यंगस्टर माइक्रोसॉफ्ट सीईओ बनने में कामयाब कैसे हुआ? इस पोजीशन का इस्तेमाल करके नडेला ने दुनिया को कैसे बदला और इंसानियत के फ्यूचर के लिए उनके क्या प्लान्स हैं? यह सब आप उनके खुद के कहे हुए शब्दों के द्वारा जानने वाले हैं। फ्रॉम हैदराबाद टू रेडमंड। मैं दुनिया को किस तरह से देखता हूँ, इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे पिता एक सिविल सर्वेंट थे जो मार्क्सिज्म में विश्वास रखते थे और मेरी माँ एक संस्कृत स्कॉलर थीं जो कॉलेज के बच्चों को पढ़ाया करती थीं। जब मैं छोटा था तो मेरे पिता ने मेरे बेडरूम में कार्ल मार्क्स का एक पोस्टर लगा दिया। यह देखकर मेरी माँ ने मेरे कमरे में माँ लक्ष्मी का पोस्टर लगा दिया। मेरे पिता चाहते थे कि मैं एक इंटेलेक्चुअल कैरियर बनाऊं, जबकि मेरी माँ चाहती थी कि मैं बस खुश और संतुष्ट रहूं। जब मैं छोटा था तो क्रिकेट खेलना चाहता था और उस समय अपने कमरे में अपने क्रिकेट हीरोज में से एक का पोस्टर लगाना चाहता था और वह थे एमएल जयसिम्हा। मेरे पिता इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम करते थे और अपने समय में उन्हें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को संभालना पड़ता था। इसका मतलब था कि मेरा परिवार हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था। मेरे पैदा होने के बाद 15 सालों तक मैं कभी भी एक जगह पर टिककर नहीं रहा। मेरे स्कूल और दोस्त हमेशा बदलते रहते थे। एक तरह से यह अच्छी चीज़ थी। इससे मुझे नई सिचुएशन या माहौल में जल्दी से एडजस्ट करना सिखाया और यह स्किल आगे चलकर मेरी जिंदगी में बहुत काम आई। जब मैं 15 साल का हुआ तो हम लोग हैदराबाद में सेटल हुए। मेरा एडमिशन हैदराबाद पब्लिक स्कूल में हुआ जहां पर हर तरह के बच्चे आते थे। मेरी क्लास में कई मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू और सिख बच्चे थे। हमारे स्कूल में जहां बॉलीवुड स्टार्स के बच्चे थे, वहीं कबीलों के बच्चे भी थे जो स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे थे। एचपीएस एकेडमिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था। हमें जो सब्जेक्ट पसंद आता था हम उसे पढ़ सकते थे। वहां अच्छे मार्क्स लाने का भी कोई प्रेशर नहीं था। मेरे लिए यह परफेक्ट था, लेकिन मेरे पिता को यह पसंद नहीं आया। मेरा सपना था कि मैं क्रिकेट खेलूं और बाद में किसी बैंक में नौकरी कर लूं। लेकिन जब मैंने अपने पिता को ये बताया तो वह हैरान हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने हैदराबाद नहीं छोड़ा तो मैं अपने आप को बर्बाद कर लूंगा और फिर मुझे एहसास हुआ कि वह सही कह रहे थे। मुझे अपनी जिंदगी में अपना असली पर्पस ढूंढने के लिए अपनी सोच को बड़ा करना होगा। जैसे ही मेरा एडमिशन एचपीएस में हुआ, मेरे पिता ने मुझे सिंक्लेयर जेडएक्स स्पेक्ट्रम खरीद कर दिया। वो एक छोटी सी कंप्यूटर किट थी जिसे एक ऐसे इंजीनियर ने बनाया था जिसने इंटेल को छोड़ दिया था। इस डिवाइस ने मुझे वह इकलौता पैशन खोजने में मदद की जो क्रिकेट को टक्कर दे सकता था, और वो था कंप्यूटर्स। कंप्यूटर इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए मेरी पहली कोशिश थी आईआईटी के लिए अप्लाई करना। लेकिन मैं आईआईटी के एग्ज़ाम में फेल हो गया। उसके बाद मैंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने का फैसला लिया। इस डिग्री ने मेरे विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने के दरवाजे खोल दिए। 1990 कंप्यूटर साइंस में मास्टर करने के लिए बहुत ही अच्छा समय था।
यूएसए में टेक इंडस्ट्री अभी डेवलप होनी शुरू हुई ही थी। 1990 में मुझे पहली जॉब सिलिकॉन वैली में सन माइक्रो सिस्टम्स में मिली। दुर्भाग्य से उस समय की कई कंपनियों की तरह सन ने भी अपने वैल्यूज खो दिए। उन्होंने कुछ महीनों के इंटरवल पर अपना इंटरफेस चेंज करना शुरू कर दिया। इंटरफेस वो लेआउट है जो आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं। इस चेंज इसका मतलब था कि मुझे हर कुछ महीनों में अपना काम दोबारा से करना पड़ता था। 1992 के इसी स्ट्रेसफुल समय में मुझे रेडमंड, वॉशिंगटन से कॉल आया। मुझे विंडोज एनटी पर काम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इनवाइट किया। यह ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के बाकी सभी प्रोग्राम का फाउंडेशन था। यहां तक कि विंडोज 10 भी विंडोज एनटी पर ही आधारित है। इस समय मैं बहुत ज्यादा बिजी था। वीकडेज के दौरान मुझे पूरे अमेरिका में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। मैं माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए कई कॉर्पोरेट ऑफिस गया। वीकेंड्स पर मैं शिकागो यूनिवर्सिटी जाता था जहां मैं एक एमबीए प्रोग्राम फॉलो कर रहा था। मैंने 1994 में फुल टाइम काम करते हुए अपना एमबीए पूरा किया। 1994 की गर्मियों में मेरा दिमाग अलग अलग आइडियाज से भरा हुआ था, लेकिन मेरा दिल कुछ खाली था। मेरी स्वीटहार्ट अनु इंडिया में मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे नहीं पता कि मुझे कब अनु से प्यार हो गया। हमारे परिवार एक दूसरे को बहुत सालों से जानते थे और हम बचपन में साथ खेला करते थे। ऐसा भी हुआ जब हम लोग एक ही स्कूल में जाया करते थे। अनु भी मणिपाल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थी, लेकिन जब मैं विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी अटेंड करने गया तो हमारी बातचीत बंद हो गई। लेकिन जब मैं 1992 में वापस आया तो हमें एहसास हुआ कि हमारा कनेक्शन अभी भी उतना ही मजबूत था। कुछ महीने उसके साथ करीब से बिताने पर मुझे अपनी फीलिंग्स का एहसास हुआ। मैंने उसे अक्टूबर 1992 में प्रपोज किया और 2 महीने बाद हमारी शादी हो गई। मैंने अपनी डिग्री 1994 में कंप्लीट की और हम साथ रहने के लिए तैयार थे। लेकिन इसमें एक बड़ी रुकावट थी। मुझे मेरा ग्रीन कार्ड मिल चुका था और मैं यूएसए का परमानेंट सिटीजन बन गया था। अनु को परमानेंट सिटीजन की बीवी वाले स्पेशल वीजा के लिए अप्लाई करना था और इसकी वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी थी कि अनु 5 साल तक अमेरिका नहीं आ सकती थी। इस समय मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं माइक्रोसॉफ्ट छोड़कर इंडिया वापस चला जाऊं। यह तो अच्छा है कि माइक्रोसॉफ्ट के पास बहुत टैलेंटेड लॉयर्स मौजूद थे। हमारे इमिग्रेशन लॉयर इरा रुबिनस्टीन के पास एक अच्छा आइडिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी सिटीजनशिप छोड़ दूं और टेम्पररी प्रोफेशनल वर्कर H-1B के लिए अप्लाई कर दूं। जिन लोगों के पास H-1B वीज़ा होता था उनके पति पत्नी के लिए कोई इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। अगले दिन मैं वीज़ा ऑफिस गया। वहां ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट की बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन मैं सीधा H-1B काउंटर पर गया और वहां अपनी पूरी सिचुएशन समझाई। इमिग्रेशन ऑफिसर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कभी ऐसे इंसान को नहीं देखा था जिसने अपना ग्रीन कार्ड छोड़ दिया हो। इस प्रोसेस को करने में मुश्किल से 1 दिन लगा था और आखिरकार मैं अनु के साथ अमेरिका में रह सकता था। लर्निंग टू लीड। मैंने 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया, लेकिन सीईओ बनने के लिए जिस एक्सपीरियंस की जरूरत होती है वह मैंने 2008 में सीखनी शुरू की। उस समय माइक्रोसॉफ्ट क्राइसिस का सामना कर रही थी। हमारे कंप्यूटर की सेल बढ़नी रुक चुकी थी, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर जैसे गूगल, एप्पल और अमेज़न अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इसी समय में क्लाउड सर्विस और ज़्यादा पॉपुलर होने लगी थी। क्लाउड असल में एक ऐसा बड़ा सर्वर है जिसे यूजर्स को रेंट पर दिया जाता है। अभी हम पूरी तरह से क्लाउड सर्विस से घिरे हुए हैं। स्कूल क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल उन बच्चों का पता लगाने के लिए करते हैं जो बीच में ही स्कूल छोड़ सकते हैं। फायर फाइटर क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल जंगल में लगी आग को ट्रैक करने और बुझाने के लिए करते हैं। वहीं चैरिटी क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल डिसास्टर रिलीफ को जल्दी और एफिशिएंटली पहुंचाने के लिए करती है। 2008 में लीडिंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर था अमेज़न वेब सर्विसेज AWS। वह पहले से ही रिटेल आइटम, बुक और मूवीज को बेचने के लिए क्लाउड का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि वह इस क्लाउड को बिजनेस को रेंट पर दे सकते हैं। किसी भी कंपनी के लिए AWS को रेंट पर लेना एक नया क्लाउड बनाने से ज्यादा सस्ता होगा।
लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने तो क्लाउड कंप्यूटिंग पर काम करने के बारे में सोचा भी नहीं था। 2008 में बिल गेट्स ने चैरिटी के काम पर ध्यान देने के लिए कंपनी छोड़ दी। उसके कुछ ही समय बाद मुझे स्टीव बॉलमर, जो नए सीईओ थे, ने कॉन्टैक्ट किया। वह चाहते थे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट बिंग नाम के प्रोजेक्ट पर काम करूं। माइक्रोसॉफ्ट बिंग हमारा नया सर्च इंजन बनाने की कोशिश थी। यह हमारा क्लाउड सर्विस की दुनिया में एंटर करने का डायरेक्ट अप्रोच नहीं था, लेकिन यह एक बड़ा बदलाव था। ऐसा पहली बार था कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ किया था। हम अपने विंडोज और ऑफिस पैकेज से हटकर एक नए सेक्टर पर कम्पीट कर रहे थे। बिंग को गूगल से कॉम्पीट करने के लिए मुझे सर्च इंजन के बारे में सीखना पड़ा। मैं याहू, एप्पल और फेसबुक के एग्जीक्यूटिव्स से मिलने लगा। उन सभी के फीडबैक एक ही शब्द में समझाया जा सकता है, एजिलिटी, यानी फास्ट होना। इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए हमें जल्दी डेवलप करने की ज़रूरत थी। हमें लोगों से फीडबैक लेना था और जल्द से जल्द उन बदलावों को लाना था। मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा कि टीम बिंग इन सभी रूल्स को फॉलो करे। आखिरकार याहू ने बिंग को अपना सर्च इंजन बना लिया। हम यूएसए के 25% वेब सर्च के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। कुछ ही सालों में बिंग एक मल्टी-बिलियन डॉलर वेंचर बन गया। 2011 में स्टीव ने मुझे फिर से कुछ नया सौंपने का फैसला किया। उन्होंने मुझे हमारे सर्वर और टूल बिजनेस (एसटीबी) का हेड बना दिया। यह सर्विस बड़े बिजनेस के लिए सर्वर्स प्रोवाइड करवाती थी। एक तरह से यह क्लाउड कंप्यूटिंग का एक शुरुआती फॉर्म था। स्टीव चाहते थे कि मैं एसटीबी को एक ऐसे बिजनेस में डेवलप करूं जो अमेज़न के साथ कम्पीट कर पाए। लेकिन उस समय AWS साल के $1 बिलियन से ज़्यादा कमा रहा था और माइक्रोसॉफ्ट तो अभी पूरी तरह से क्लाउड सर्विस स्पेस में घुसा तक नहीं था। यहाँ पर मुझे सबसे पहला चैलेंज जो फेस करना पड़ा था वह अपनी टीम को इकट्ठा करना था। एसटीबी के सारे डिपार्टमेंट हेड खुद अलग अलग काम करना ज़्यादा पसंद करते थे। वह अपने बिजनेस को बदलकर क्लाउड पर काम नहीं करना चाहते थे। वह अपने बिजनेस में ही रहना चाहते थे जहां से वह पैसे कमा रहे थे। इसीलिए मुझे एसटीबी में काम कर रहे इन सभी लीडर को मनाने के लिए बहुत मेहनत लगी। मैंने उन सब के पास अलग अलग जाकर उन्हें क्लाउड टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए मनाया। एक बार जब सब राजी हो गए तो हमारे इनोवेशन का लेवल बहुत बढ़ गया। डिपार्टमेंट के हेडर्स हमारे कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्रिएटिव तरीके ढूंढने लगे। जब मैं इन लीडर्स के साथ मिल रहा था तो मेरा सामना मार्क रस्सिनोविच से हुआ। वह विंडोज एज़्योर नाम के एक प्रोडक्ट के हेड थे और मुझे एहसास हुआ कि मार्क का फ्यूचर को लेकर बहुत क्लियर विजन है। इसलिए हमने अपने सारे रिसोर्सेज मार्क के प्लान को एग्जीक्यूट करने में लगा दिए। मैंने हर फील्ड के प्रोफेशंस को इकट्ठा किया और अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग किया। उस समय पर जो हमने फाउंडेशन बनाई थी उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ने कई सर्विसेज बनाई। फिलहाल हम माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, ऑफिस 365, एक्सबॉक्स लाइव और बिंग जैसे क्लाउड सर्विस ऑफर करते हैं। 2008 में माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड की दुनिया में सिर्फ घुस रहा था, लेकिन अब 2018 तक हमारा $20 बिलियन का क्लाउड बिजनेस है। न्यू मिशन, न्यू मोमेंटम। अगस्त 2013 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ स्टीव बॉलमर ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी और अगले साल फरवरी में मुझे उनकी जगह लेने के लिए पूछा गया था। जब स्टीव जाने लगे तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि मैं हमेशा बोल्ड और ब्राइट बना रहूं। 2014 का साल माइक्रोसॉफ्ट के लिए काफी मुश्किल था। स्मार्टफोन की सेल तो बढ़ रही थी लेकिन कंप्यूटर की सेल कम होती जा रही थी। हमने हाल फिलहाल ही नोकिया को खरीदा था, पर वह भी ज्यादा काम नहीं आया। हमारे स्टॉक की वैल्यू कम हो रही थी और हमारे एम्प्लॉयज को लग रहा था कि कंपनी गलत डायरेक्शन में जा रही है। स्टीव को यह एहसास हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट में बदलाव की बहुत जरूरत है। उन्होंने इसलिए अपनी पोजीशन छोड़ी क्योंकि उन्होंने माना कि अब लीडरशिप में बदलाव की जरूरत है। माइक्रोसॉफ्ट को नया बनाने की जरूरत थी। अपने मौजूदा बिजनेस में अब हमारे लिए रिफ्रेश का बटन दबाना जरूरी हो गया था। माइक्रोसॉफ्ट को रिन्यू करने का सबसे पहला कदम था इसके सोल को रीडिस्कवर करना। हर सक्सेसफुल कंपनी की एक सोल होती है। एप्पल की सोल है अपने कस्टमर्स को बढ़िया डिजाइन के प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। जब तक उनकी सोल उनके पास है, उनके कस्टमर्स कहीं नहीं जाने वाले।
माइक्रोसॉफ्ट की सोल थी इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को हर इंसान तक लेकर जाना। 1970 में बिल गेट्स और पॉल एलन चाहते थे कि हर इंसान के टेबल पर एक कंप्यूटर हो। 2014 में गूगल ऐसा ही स्मार्टफोन के साथ कर रहा था जिसमें उनका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा था। दुनिया बदल गई थी लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वहीं का वहीं था। मेरे पास ऐसे कई तरीके थे जिससे मैं अपने एम्प्लॉयज़ को यह बदलाव लाने के लिए मोटिवेट कर सकता था। मैं उन्हें एप्पल और गूगल के बनाए हुए प्रोडक्ट दिखाकर जेलस महसूस करवा सकता था। मैं उन्हें कॉम्पिटिटिव भी महसूस करवा सकता था। लेकिन मैं अपनी कंपनी में ऐसा कल्चर नहीं लाना चाहता था। मैं चाहता था कि वह हमारा मकसद समझें और उन्होंने जो किया है उस पर गर्व महसूस करें। जब मैं पहली बार सीईओ के पोजीशन पर आया तो मेरे मन में 2 सवाल थे। पहला, कि हम यहाँ पर क्यों हैं? मैं जानना चाहता था कि इस दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट का क्या रोल है। दूसरा सवाल था कि अब हम क्या करें? मैंने तय किया कि इन सवालों का जवाब देने के लिए सबसे सही लोग माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज हैं। पहले सवाल का जवाब मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान था। हमारा मकसद था कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो लोगों की जिंदगी को इम्प्रूव करे और लगभग सभी एम्प्लॉयज का यही मानना था। मगर दूसरे सवाल का जवाब इतना क्लियर नहीं था। लेकिन फिर भी सबने कुछ पॉइंट्स पर एग्री जरूर किया। हमें अपने मिशन और एम्बिशन को अच्छे से एक दूसरे से डिस्कस करना होगा। हमें अपना कल्चर बदलना होगा और ज्यादा इनोवेटिव बनना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी ओरिजिनल वैल्यूज पर कोई असर ना पड़े। इस ऑर्गेनाइजेशन का आखिरी पार्ट जिससे मुझे डील करना था वह था सीनियर लीडरशिप टीम SLT। एक कंपनी को बदलने के लिए सिर्फ सीईओ का बदलना काफी नहीं होता। इसके लिए सीनियर मैनेजर को भी बदलना जरूरी होता है। मैंने टीम को बैलेंस करने के लिए यूनिक टैलेंट वाले लोगों का एक ग्रुप बनाया। मेरी टीम में ऐसे लोग थे जो इस चीज का ध्यान रखें कि हम हमेशा ईमानदार और खुद के साथ सच्चे रहें। मैंने ऐसे लोगों को हायर किया जिनकी स्ट्रेटेजी और ऑपरेशन में स्किल्स बहुत अच्छी थीं। मैंने यह पक्का किया कि SLT में हमारे एम्प्लॉयज, पार्टनर्स और कस्टमर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हों। इन बदलावों से हमें 2015 के शुरुआत में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगे। इस समय हम विंडोज 10 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। हमने हर डिवाइस के लिए, यहाँ तक कि आईफोन के लिए भी एक ऑफिस पैकेज तैयार कर लिया था। हमारी सेल्स भी इम्प्रूव हो रही थी। ऑफिस 365 के 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट अज्योर भी इतनी तेजी से ग्रो कर रहा था कि वह अमेज़न से कम्पीट कर सकता था। माइक्रोसॉफ्ट का रिन्यूअल शुरू हो चुका था। अ कल्चरल रिनेसांस। माइक्रोसॉफ्ट में बदलाव लाने के लिए सिर्फ लीडरशिप को रिन्यू करना काफी नहीं था। मुझे अपनी कंपनी के कल्चर को भी रिन्यू करने की जरूरत थी। हमें एक ऐसा कल्चर बनाना था जिससे कि हर कोई पावरफुल महसूस करे। लोगों को ऐसा लगना चाहिए था कि वह अपना ओपिनियन दे सकते हैं और उन्हें उनकी अचीवमेंट के लिए सही रिवॉर्ड भी दिया जाना चाहिए। मैं कल्चर में बदलाव की जरूरत को ग्रेस हॉपर सेलिब्रेशन के समय अच्छे से समझ पाया। यह एक ऐसा इवेंट है जो कंप्यूटर की फील्ड में काम कर रही औरतों के लिए मनाया जाता है। यह इवेंट इसीलिए इतना जरूरी है क्योंकि इस फील्ड में औरतों की रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। प्रोफेशनल कंप्यूटिंग जॉब्स में औरतें सिर्फ 25% ही हैं। इस इवेंट पर के दौरान डॉक्टर मरिया क्लॉ के साथ मेरा इंटरव्यू था। वह एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थी और माइक्रोसॉफ्ट की बोर्ड मेंबर रह चुकी थीं। इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा था लेकिन फिर उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने मुझे ऐसी औरतों को कुछ सलाह देने के लिए कहा जो अपनी पेमेंट में रेज मांगने के लिए स्ट्रगल कर रही थीं। उस समय मेरे पास इसका कोई अच्छा जवाब नहीं था। मैंने कहा कि औरतों को सिस्टम पर विश्वास रखना चाहिए और उन्हें कभी ना कभी तो अपने काम के लिए सही पैसे जरूर मिलेंगे। मुझे अपने जवाब के लिए बहुत क्रिटिसिज्म मिला। औरतों ने तुरंत ही इस बात पर उंगली उठाई कि मेरी सोच बिल्कुल गलत है। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें कभी भी उतने पैसे नहीं मिलते जितने वो डिजर्व करती हैं। मैंने वह जवाब दिया जो मैंने कभी माइक्रोसॉफ्ट के पिछले प्रेसिडेंट से सुना था और इस बारे में ना जानने के लिए मुझे खुद पर गुस्सा आया था कि औरतें कितने चैलेंजेस का सामना कर रही थीं।
तब से मैंने माइक्रोसॉफ्ट में डाइवर्सिटी इंप्रूव करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। हमने एग्जीक्यूटिव को उनकी टीम में मौजूद डाइवर्सिटी के हिसाब से सैलरी देनी शुरू कर दी। हमने डाइवर्सिटी प्रोग्राम में ज़्यादा टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया। यहाँ तक कि हमने सैलरी से रिलेटेड सारा डेटा भी पब्लिक कर दिया। आप रेस और जेंडर के हिसाब से सैलरी रेंज की इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक ट्रेडिशन है एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप को ऑर्गेनाइज करना। माइनॉरिटी से आए लोग कम्युनिटी बनाते हैं जिसमें वह एक दूसरे को एम्पावर और सपोर्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्लैक्स @Microsoft, BAM और Women @Microsoft, WAM। हमारा LGBTQ एम्प्लॉई के लिए एक ईमेल डिस्कशन ग्रुप भी है जिसका नाम है ग्लीमी। इंटरव्यू के 3 साल बाद हमें अपनी कड़ी मेहनत के रिजल्ट दिखाई दे रहे थे। एम्प्लॉइज ने हमें बताया कि हमारी कंपनी अब बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन फिर भी अभी चेंज कंप्लीट नहीं हुआ था। एम्प्लॉइज और सीनियर लीडर्स ने तो हमारे विजन को अपना लिया था, लेकिन अभी मिडिल मैनेजमेंट को चेंज करना बाकी था। वह अपने नीचे काम कर रहे एम्प्लॉय को डेवलप करने के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे थे। उस समय मुझे एहसास हुआ कि हमारे मैनेजमेंट को लीडरशिप के 3 प्रिंसिपल समझने होंगे। पहला, उन्हें अपने एम्प्लॉय के सामने क्लैरिटी रखनी होगी, जिसका मतलब है कि अपनी टीम को क्लियर और सिंपल मैसेज देना। दूसरा, उन्हें एनर्जी लानी होगी। मैनेजर को अपने नीचे काम कर रहे एम्प्लॉयज को एक्साइटेड और मोटिवेटेड महसूस कराना होगा। तीसरा, उन्हें सक्सेस हासिल करने का तरीका ढूंढना होगा। उन्हें इनोवेशन को बढ़ाने के लिए काम करने होंगे। बियॉन्ड द क्लाउड। क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी डेवलपमेंट में से एक था, और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड इंडस्ट्री को लेट ज्वाइन किया था, इसलिए उसे नुकसान भी हुआ। लेकिन आखिरकार हमने कैच अप कर ही लिया। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग लकी थे। आगे बढ़ते हुए माइक्रोसॉफ्ट को आने वाले बड़े चेंजेस को प्रिडिक्ट करना होगा। पहले हम इसे एक हद तक कर पाए थे। हमने आईपैड के आने से पहले ही टैबलेट बना लिया था। हमने किंडल के आने से पहले ई-बुक रीडर भी बना लिया था। लेकिन ये प्रोडक्ट्स समय पर रिलीज या मार्केट नहीं हो पाए थे। कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी बनाने वाला होना होगा। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फ्यूचर में आने वाली फील्ड्स को पहचानें और उस एरिया में प्रोडक्ट रिलीज करें। फिलहाल हम ऐसा 3 फील्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहली फील्ड है मिक्स्ड रियलिटी, मिस्टर। अभी तक आपने वर्चुअल रियलिटी, VR और ऑगमेंटेड रियलिटी, AR का नाम ही सुना है। मिक्स्ड रियलिटी वह होती है जिसमें हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को अपनी रियलिटी में मिक्स करते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस। मार्स पर लगे एक कैमरा से वीडियो फीड का इस्तेमाल करके मुझे रेड प्लैनेट पर ले जाया गया था। मैंने उस जगह वहां के पत्थर और रेत देखी थी। लेकिन मैं अभी भी अपने कलीगस को उनके डेस्क को अपने आसपास देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ऑफिस ही मार्स पर भेज दिया गया है। मिक्स्ड रियलिटी में दूसरा स्टेप हैप्टिक्स नाम का फील्ड है। इस फील्ड में प्रोग्रेस करने पर हम मार्स पर मौजूद पत्थरों को छूकर महसूस कर पाएंगे। इसकी मदद से शायद हम लोगों को ऐसी जगहों का ऐसे एक्सपीरियंस दे पाएंगे जहां तक वो पहुंच नहीं सकते। फ्यूचर की दूसरी फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। यह थीम हॉलीवुड में कई सालों से चलती आ रही है। अल कैरेक्टर्स में से सबसे ज्यादा मशहूर है डिज्नी के बिग हीरो 6 का बेमैक्स। असल में बेमैक्स हमें जिस तरह का अल चाहिए उसका एक आइडियल एग्जाम्पल है। हम चाहते हैं कि AI इंसानों को सपोर्ट करें और हमें खुद को डेवलप करने में मदद करें। इंटेलिजेंस के ऐसे 3 लेयर्स हैं जिसे AI को अचीव करने की जरूरत है। पहली लेयर है सिंपल पैटर्न को पहचानना। आजकल ज्यादातर कंप्यूटर ऐसा कर सकते हैं। दूसरी लेयर है कॉम्प्लेक्स सेंसेस को सेंस करना। इसका मतलब है ह्यूमन स्पीच यानी बातचीत या आवाज को पहचानना और इंसानों जैसा विजन यानी देखने की एबिलिटी होना। हमने ऐसे कंप्यूटर्स बनाए हैं जो इन स्किल्स को खुद ब खुद सीख सकते हैं। मुझे लगता है कि 10 साल में AI के पास इंसानों से ज्यादा बेहतर स्पीच और विजुअल रिकॉग्निशन होगी। आखिरी लेयर है कॉग्निशन। इसका मतलब है ह्यूमन लैंग्वेज की पूरी तरह से समझ होना।
इस लेयर को डेवलप करने के बाद इंसानों और एआई के बीच की दीवार हट जाएगी। अभी भी हम ऐसी बहुत चीजें देख सकते हैं जिससे कि एआई हमारी जिंदगी को इम्प्रूव कर रहा है। हमारा एआई माइक्रोसॉफ्ट कॉर्टाना कई लोगों के लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम करता है। मैकडॉनल्ड एक एआई का इस्तेमाल करके अपने ड्राइव थ्रू ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। उबर भी अपनी पैसेंजर सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए अल टूल का इस्तेमाल करता है। टेक इंडस्ट्री के फ्यूचर में तीसरा इंपॉर्टेंट फील्ड है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग एटम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन के बिट्स बनाता है। इन्हें क्यूबिट्स कहा जाता है। क्यूबिट्स को कंप्यूटर के प्रोसेसर और मेमोरी की तरह इस्तेमाल करके कंप्यूटर की पावर बढ़ जाती है। क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं जो एक नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकता। क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल उन फील्ड्स को स्टडी करने के लिए किया जाता है जिन्हें पहले समझना मुश्किल हुआ करता था, जैसे कि पक्षियों का माइग्रेशन पैटर्न, फोटोसिंथेसिस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस। यह फील्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि कंप्यूटर की डेवलपमेंट धीरे होती जा रही है। पहले के जमाने से ही हमने कंप्यूटर में ज्यादा ट्रांजिस्टर लगाकर उसे फास्ट बनाया है। पहले के कंप्यूटर में लगभग 13,000 ट्रांजिस्टर होते थे और आज एक Xbox के अंदर 5 बिलियन से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर्स है। मिक्स्ड रियलिटी और एआई जैसे प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें अपने कंप्यूटर को फास्ट करना होगा। लेकिन अब सिर्फ ट्रांजिस्टर डाल देने से काम नहीं बनेगा। इसीलिए शायद क्वांटम कंप्यूटिंग हमारी सुपरफास्ट कंप्यूटर की जरूरत को पूरा कर सकती है। रिस्टोरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एवरीवन। 2016 में मुझे प्रेसिडेंट बराक ओबामा के फाइनल स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस के लिए इनवाइट किया गया था। उन्होंने कुछ ऐसी परेशानियां बताईं जो कि आने वाले प्रेसिडेंट को फेस करनी पड़ेंगी। इनमें से एक सवाल था कि हमें टेक्नोलॉजी को लेकर आगे कैसे बढ़ना चाहिए। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर किसी की जिंदगी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल प्रॉब्लम के लिए इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। एक इकोनॉमिस्ट का बेटा और एक बिजनेस लीडर होने के नाते मैंने भी ऐसी कई परेशानियों के बारे में सोचा था। हमारी दुनिया इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन इनइक्वालिटी यानी असमानता हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। मुझे यह भी पता है कि नई टेक्नोलॉजी के आने से लोगों की जॉब चली जाएगी। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए? हम हर किसी के लिए ग्रोथ कैसे ला सकते हैं? मुझे यह सब सिर्फ इसलिए परेशान नहीं करता क्योंकि अब मैं इस पोजीशन पर हूं, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी मुझे हमदर्दी जैसी भावना के होने पर बहुत भरोसा रहा है, जिसका मतलब है दूसरों की फीलिंग्स समझना, खास करके उनका दर्द। अब क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसके हाथ में पावर है, तो मुझे लगता है कि मेरी उन जरूरतमंदों की ओर कुछ ड्यूटी बनती है। जब मेरा एम्पैथी यानी हमदर्दी के कॉन्सेप्ट से पहली बार सामना हुआ, उस वक्त मैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट की जॉब खोने वाला था। फायरिंग प्रोसेस में बहुत सारे इंटरव्यू थे। एक इंटरव्यू में कोई भी इंजीनियरिंग या मैथ्स का सवाल नहीं पूछा गया। मुझे बस एक सवाल का जवाब देना था। इस इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि मान लो सड़क के बीच में एक बच्चा पड़ा हुआ है और रो रहा है, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? मैंने फटाफट जवाब दिया कि मैं 911 को कॉल करूंगा। उस इंटरव्यूअर ने मेरी तरफ देखा और फिर खड़ा हो गया और मुझे अपने साथ कमरे से बाहर ले गया। दरवाजे पर उसने मुझे कहा कि मेरे अंदर थोड़ी सी हमदर्दी होनी चाहिए। उसने समझाया कि अगर आप किसी बच्चे को सड़क पर रोता हुआ देखते हैं तो सबसे पहले आप उसे उठाइए। मेरा पहला ख्याल था कि मैं सीधा अथॉरिटी को फ़ोन करके प्रॉब्लम को सोल्व कर दूं, लेकिन उस समय पर मेरी एम्पैथी की कमी पर मुझे आज भी शर्म आती है। दूसरी चीज़ जिसने मुझे और भी ज्यादा हमदर्द बना दिया था वह था मेरे पहले बच्चे जैन का जन्म। अपनी प्रेगनेंसी के 36वें हफ्ते में अनु को एहसास हुआ कि कुछ तो अजीब है। हमारा बच्चा उतनी लात नहीं मार रहा था जितनी वह पहले मारता था। हम हॉस्पिटल में चेकअप करवाने पहुंचे। हमें लग रहा था कि ये सिर्फ हमारा वहम है, लेकिन डॉक्टर इस चीज को लेकर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने जैन को डिलीवर करने के लिए इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन का ऑर्डर दिया। जब वह पैदा हुआ तो सिर्फ 3 पाउंड का था और बिल्कुल नहीं रो रहा था। डॉक्टर ने हमें बताया कि जैन को एक रेयर कंडीशन है
जब वह अपनी मां के पेट में था तो वह सांस नहीं ले पा रहा था, जिसकी वजह से वह सेरेब्रल पॉल्जी के साथ पैदा हुआ है। जैन अपनी पूरी जिंदगी चलने फिरने में स्ट्रगल करेगा और हमेशा के लिए व्हीलचेयर में ही रह जाएगा। एक पिता के तौर पर मैंने अपने बच्चे का दर्द समझने की पूरी कोशिश की। उसके साथ ही मैंने देखा कि किस तरह टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई थी। यह टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से वह जिंदा था। कुछ समय बाद हाई स्कूल के 3 बच्चों को जैन की कंडीशन के बारे में पता चला। उनकी हमदर्दी की वजह से उन्होंने जैन के इस्तेमाल करने के लिए एक स्पेशल साउंड सिस्टम बनाया। जैन को म्यूजिक बहुत पसंद था, लेकिन वह अपनी प्लेलिस्ट खुद कंट्रोल नहीं कर पाता था। इस नए साउंड सिस्टम के कारण वो अपने मनपसंद गाने सिर्फ अपना सिर हिलाकर बदल सकता था। इन बच्चों ने मुझे टेक्नोलॉजी को लेकर और भी ज्यादा हमदर्द बनने की इंस्पिरेशन दी। मेरे दिमाग में यह आइडिया बैठ गया कि टेक्नोलॉजी लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए ही बनाई गई है, और एंड्रू मैकेफी की वजह से मेरा विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो गया। ज्यादातर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किसी देश की जीडीपी को इम्प्रूव नहीं करती, लेकिन मैकेफी ने ध्यान दिया कि डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए जीडीपी एक इफेक्टिव तरीका नहीं है। विकिपीडिया ने हर किसी के लिए नॉलेज एक्सेसिबल बना दिया है। मेडिकल डेवलपमेंट से अब हम उन बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं जिनका पहले कोई इलाज नहीं था। टेक्नोलॉजी हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स को इस तरह इम्प्रूव करती है कि वह इकोनॉमिक्स में दिखाई नहीं देता। असल में टेक्नोलॉजिकल एडवांस किसी भी देश का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से बता सकती हैं। आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को ही देख लीजिए। 1700 में ब्रिटेन में हुई टेक्नोलॉजी की रैपिड डेवलपमेंट ने उसे एक ग्लोबल सुपर पावर बना दिया था। बेल्जियम ने भी इन टेक्नोलॉजीज को बहुत जल्दी अपना लिया था, इसीलिए आज वह एक ऐसी जगह पर खड़े हैं कि ब्रिटेन को भी चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन स्पेन इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में बहुत धीरे रह गया, और इसी वजह से आज स्पेनिश एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर से पीछे है। आज की टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन भी लगभग ऐसी ही है। जिन देशों ने टेक्नोलॉजी को अपना लिया है वह बहुत जल्दी ग्रो करेंगे और वही आगे जाकर नई ग्लोबल सुपर पावर बनेंगे। अभी हम यही बदलाव ईस्ट अफ्रीका, मालावी जैसे देशों में देख रहे हैं। 2006 में मालावी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। उस समय पर उन्होंने मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब मालावी की इकॉनमी बहुत अच्छे से बढ़ रही है, क्योंकि उस देश में अब लोकल मोबाइल पेमेंट बिजनेस बहुत बढ़ गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी को यूथ स्पार्क इनिशिएटिव के जरिए और भी ज्यादा एक्सेसिबल बनाना चाहता है। यह प्रोग्राम दुनिया भर के छोटे बच्चों को कंप्यूटर साइंस सिखाता है। साथ ही हम एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग भी देते हैं। 2013 में मैं एक यूथ स्पार्क मेंबर से मिला जिसने सीरियन रिफ्यूजीज के लिए एक ऐप बनाई थी। उसके ऐप से उन लोगों को सीरिया से निकलने के बाद सेफ्टी ढूंढने में मदद मिली थी। एक इजिप्शियन यूथ स्पार्क मेंबर ने डॉक्टर्स को लोकेट करने के लिए ऐप बनाई थी। इस ऐप से पेशेंट्स आसानी से अपने इलाके के स्पेशलिस्ट को ढूंढ सकते थे। ज्यादातर गवर्नमेंट दूर की नहीं सोचते। वो एंटरप्रेन्योर्स की मदद नहीं करते, बल्कि वह माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को उनके देश में ऑफिस खोलने को कहते हैं। ऐसा होने पर एम्पथेटिक होने का सारा भार माइक्रोसॉफ्ट के कंधों पर आ जाता है। जब गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स की मदद नहीं करते तो यह कदम हमें उठाना चाहिए। कंक्लूजन। सबसे पहले आपने सत्या नडेला के बचपन के बारे में जाना। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। उन्होंने अपने दूसरे पैशन कंप्यूटर्स को अपना करियर बनाने का फैसला किया। इसके जरिए आगे चलकर उन्हें माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिली और उन्होंने अमेरिका में अपनी बीवी अनु के साथ सेटल होने का फैसला किया। दूसरा, आपको पता चला किस तरह नडेला एक लीडर बने। पहले उन्हें माइक्रोसॉफ्ट बिंग डेवलप कर रही टीम का लीडर चुना गया। उसके बाद जब उन्हें कामयाबी मिली तब उन्हें माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड प्रोग्राम पर काम करने का मौका दिया गया। नडेला की टीम माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर को कॉम्पिटिटिव लेवल तक डेवलप करने में कामयाब रही। तीसरा, आपने नडेला की सीईओ बनने के फर्स्ट स्टेज के बारे में जाना। उनका पहला चैलेंज था माइक्रोसॉफ्ट का एक पर्पस डिफाइन करना, जो था ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो इम्प्रूव करे। इन गोल्स को पाने के लिए उन्होंने कंपनी में बदलाव लाने शुरू किए और इन्हीं छोटे छोटे चेंजेस के जरिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के कम्युनिकेशन,
इनोवेशन और कल्चर तीनों को इम्प्रूव किया। चौथा, आपने सीखा कि किस तरह नडेला ने अपने एम्प्लॉयज के लिए माइक्रोसॉफ्ट को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत की। उनके यहाँ रेशियल, जेंडर और सेक्सुअल माइनॉरिटीज के लिए सपोर्ट ग्रुप्स बने हुए हैं। इसके साथ ही नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट की मिडिल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए काम किया। पांचवा, आपने सत्या नडेला की टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के बारे में दी गई प्रेडिक्शन के बारे में जाना। उन्होंने उन 3 सेक्टर के बारे में बताया जिस पर माइक्रोसॉफ्ट फोकस कर रहा है, जो है मिक्स्ड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग। छठा, आपने नडेला के इंसानियत के फ्यूचर के विजन के बारे में जाना। उनके हिसाब से फ्यूचर ऐसा होना चाहिए जहां पर टेक्नोलॉजी हर किसी की जिंदगी को इम्प्रूव कर सके। वह चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी से जो पैसा आता है वह गरीब से गरीब लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल हो। इस चीज को हासिल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट गरीब देशों के यूथ के साथ अपनी एक्सपर्टीज शेयर करता है। इससे पूरी दुनिया में नए टेक एंटरप्रेन्योर और इनोवेटर्स पैदा हो रहे हैं। नडेला माइक्रोसॉफ्ट और उसके बाहर एक अलग तरह का कल्चर बनाना चाहते हैं। एक ऐसा कल्चर जो कि एम्पैथी यानी हमदर्दी पर बेस्ड हो, जहां दुनिया को बेहतर बनाने की जरूरत, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को मोटिवेट करे। ऐसा कल्चर इंसानों को अपना बेस्ट करने के लिए मोटिवेट करेगा। वो इस कारण से पीछे नहीं रुकेंगे कि वह किससे प्यार करते हैं या फिर उनकी स्किन का कलर क्या है। लेकिन असल में दुनिया के कई हिस्सों में हम इस कल्चर से कुछ ज्यादा ही दूर है। वहां तक पहुंचने के लिए पहला कदम है रिफ्रेश बटन दबाना और अपने वैल्यूज को रिन्यू करना।